तो वापस स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 37 है। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे और विशेष रूप से आज हम सॉल्यूशन तकनीकों को यहाँ देखेंगे। यह गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ हम देखेंगे कि यह एक बहुत ही व्यवस्थित एलिमिनेशन तकनीक का उपयोग करके सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें, और उसी की मदद से हम सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी के बारे में भी बात करेंगे, जिसका अर्थ है सॉल्यूशन के अस्तित्व और गैर अस्तित्व के बारे में। इस तकनीक की मदद से हम पहचान सकते हैं कि क्या सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन है और यह यूनिक है या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सभी पहचान हम भी कर सकते हैं। इस गॉस एलिमिनेशन मेथड से जांच करें। इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्यूशन मेथड्स हमारे पास मूल रूप से अन्य मेथड्स हैं जो कि डिटर्मिनेंट मेथड की तरह ही है। आप इससे परिचित होंगे या हम इसे क्रेमर रूल कहते हैं। इसलिए इस डिटर्मिनेंट की मदद से हमें सॉल्यूशन मिलता है और यह तब संभव है जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। इक्वेशन के समान इक्वेशन संख्या अज्ञात की संख्या के समान होती है और उस स्थिति में सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। डिटर्मिनेंट मेथड का उपयोग करके इक्वेशंस की अपेक्षाकृत छोटा सिस्टम का यह सॉल्यूशन प्राप्त करना संभव है। हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी है जहां यह x इस सिस्टम के b के इक्वल है। एक बार जब हमारे पास मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है तो हम इसे हल कर सकते हैं। इसलिए इसमें से ये x इक्वल b है। हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे x इन्वर्स b के इक्वल है, और एक बार जब हमारे पास एक इन्वर्स है इसलिए हम इसे b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें x प्राप्त होता है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स का इन्वर्स है फिर हम आसानी से सिस्टम का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब यह थोड़ा और व्यापक मामला है जिसके बारे में हम इस गॉस एलिमिनेशन मेथड में बात करेंगे। इसलिए यहाँ हम उन मामलों को भी देखेंगे जब हमारे पास गैर यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जिसका अर्थ है कि इनफाइनाइटली कई सॉल्यूशन या सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए इन सभी मेथड्स से हम गॉस एलिमिनेशन तकनीक को समझ सकते हैं और हमारे पास इटेरेटिव मेथड्स हैं जो कि जैकोबी और गॉस सीडल विधि है। हल करने के लिए जब हमारे पास एक इक्वेशंस के सिस्टम है जो कि बड़ी संख्या में है, इसलिए वास्तव में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो ये सभी मेथड जो कि हमारे पास हैं, डिटर्मिनेंट गॉस एलिमिनेशन का यह मेथड, इन्वर्जन मेथड, यह सब वास्तव में विफल हो जाते हैं या यूं कहें कि उन्हें अधिक टाइम लगता है। इसलिए हम इन इटेरेटिव मेथड्स को लेते हैं। इसलिए यहाँ पहले तीन मेथड्स डायरेक्ट मेथड की श्रेणी में आते हैं। डायरेक्ट मेथड, जिसका अर्थ है कि हमें वास्तव में इन तकनीकों का उपयोग करके सिस्टम का सटीक सॉल्यूशन मिलता है, जबकि यहाँ इटेरेटिव मेथड्स हैं जो कि हमें इक्वेशन की दी गई सिस्टम का अनुमानित सॉल्यूशन देते हैं। तो हम इस लेक्चर में इस गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि डायरेक्ट मेथड की श्रेणी में बहुत ही व्यापक है, और इस तकनीक में हम कुछ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस से हमारा क्या मतलब है? इसलिए हम मैट्रिक्स की आई वी रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं, और यदि हम इक्वेशंस के सिस्टम में वापस जा रहे हैं, क्योंकि इक्वेशंस के सिस्टम के लिए हम मैट्रिक्स से लिख रहे हैं, इसलिए इस रॉ को बदलना कुछ भी नहीं है, केवल दूसरे समीकरण को लिखना। उदाहरण के लिए पहले स्थान पर और पहले इक्वेशन को दूसरे स्थान पर लिखना है। इसलिए इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, और वास्तव में एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के संदर्भ में मैट्रिक्स के साथ क्या किया जाएगा जिसे हम बदल सकते हैं, हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई दो रॉ का मैट्रिक्स दूसरी रॉ जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई वे रॉ का अर्थ है कि कोई भी रॉ एक नॉन जीरो संख्या द्वारा लैम्ब्डा, और यह कहने के ठीक इक्वल है कि हमारे पास है, हमारे पास वे इक्वेशन हैं और हम किसी भी इक्वेशन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर वही सिस्टम का सॉल्यूशन बना रहेगा। हम उस ऑपरेशन के साथ समान रहते हैं। इसलिए मैट्रिसेस के संदर्भ में हम इस रॉ ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं कि आई जो कि अब आई वां रॉ
है वह लैम्ब्डा टाइम्स आर आई की बन गया है। इसलिए हमने अभी मल्टीप्लाई किया है लैम्ब्डा एक नॉन जीरो संख्या इक्वेशन आर आई के लिए यहाँ। इसके अलावा लैम्ब्डा टाइम्स जे वार से आई थ्रा तक। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जेवी रॉ को एक संख्या लैम्ब्डा से फिर से गैर शून्य संख्या लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर लैम्ब्डा शून्य है तो हम इसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं। इसलिए यह लैम्ब्डा टाइम्स जेवी रॉ है और हम इसे आई वी रॉ में जोड़ देंगे और ऑपरेशन के संदर्भ में हम लिखते हैं जैसे आर आई, जो अब आर आई बन गया है और यह लैम्ब्डा ए है। इसलिए हमने इसमें आर जे दो आर आई को लैम्ब्डा टाइम्स जोड़ा है। इसलिए रॉ आर का अर्थ है रॉ, इसलिए आई वी रा हमने इस लैम्ब्डा टाइम्स को इस जे वी रॉ में जोड़ा है और नया आर आई आ जाएगा। इसलिए यहाँ ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हैं जिनका उपयोग हम इस गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए करेंगे। आइए हम इसे सरल उदाहरण की मदद से समझाते हैं और फिर शायद अगले लेक्चर में और अधिक व्यापक समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इसलिए यहाँ हम एक बहुत ही सरल उदाहरण लेते हैं। इसलिए हमारे पास तीन इक्वेशन x1 प्लस हैं, x2 प्लस x3 4 के इक्वल है और 2x1 प्लस 3 x2 प्लस x7 के इक्वल है और तीसरा इक्वेशन हमारे पास x1 प्लस है 2x2 जमा 3x3 9 के इक्वल है। पहले हम इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं जहां हम इक्वेशंस के राइट हैंड की ओर 4 7 9 को भी ऑगमेंट करते हैं। इसलिए राइट हैंड साइड की ओर मैं यहाँ मूल रूप से ठीक वही कर रहा हूँ जो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के साथ वही काम करेगा। इसलिए यह समझना आसान है कि यह गॉस एलिमिनेशन कुछ भी नहीं है। यह बहुत जटिल है, लेकिन यह एक व्यवस्थित तरीके से वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने जैसा है। इसलिए यहाँ हमारे पास पहला चरण होगा कि हमें इस कंबाइंड मैट्रिक्स को लिखना होगा या इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहा जाएगा। इस फॉर्म में हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि हमारा मैट्रिक्स है। इसलिए यदि हम लिखते हैं तो यह इक्वेशंस का सिस्टम है जो एक्स के इक्वल बी फॉर्म है। तो यह इस मामले में होने जा रहा है यह 1 1 1 है और फिर हमारे पास 2 3 1 और 1 2 3 है। इसलिए यह मैट्रिक्स और फिर राइट हैंड साइड पर वेक्टर 4 7 9 है। इसलिए इन दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में मूल रूप से इक्वेशंस की दी गई सिस्टम की सभी जानकारी है। तथा हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम मूल रूप से इसे यहाँ एकत्र करते हैं। तो यह ठीक 1 1 1 2 3 1 और 1 2 3 है और यह भी हमने यहाँ उसी मैट्रिक्स के साथ ऑगमेंटेड किया है जैसा अतिरिक्त कॉलम तो 4 7 और 9 है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशंस के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसा कि मैंने भी इक्वेशन के साथ सब कुछ कहा है, और फिर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे और इसलिए इसे गॉस एलिमिनेशन तकनीक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से क्या कर रहे हैं जिसे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वेशन संख्या 2 से यह x एक वेरिएबल है, तो हमें वास्तव में क्या करना चाहिए कि यदि आप इस इक्वेशन को 1 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन से इक्वेशन संख्या 2, तो अब हमारे पास इक्वेशन संख्या 2 बन जाएगी इक्वेशन संख्या 2 माइनस इस 2 टाइम्स और समीकरण संख्या 1। इसलिए यह हमने यहाँ यह हेर फेर किया है। इसलिए इक्वेशन संख्या 1 का 2 टाइम्स और फिर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम प्राप्त करेंगे 2x2 और फिर यहाँ 3x3। इसलिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ x2 मिलेगा और फिर हमारे पास 2x2 हैं और यह x3, तो माइनस x3 प्राप्त होगा और फिर यहाँ 7 माइनस 8 है तो वह -1 होगा। इसलिए
हमने अभी यह ऑपरेशन किया है कि हमने इक्वेशन संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर यह इक्वेशन संख्या 2 से सब्ट्रैक्ट किया है। अब वही काम हम इस इक्वेशन संख्या 3 के साथ करेंगे। हम फिर से इस x1 को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन इक्वेशन संख्या 1 की मदद से यह फिर से आसान है। इसलिए यहाँ हम केवल इक्वेशन संख्या 1 को समीकरण संख्या 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ केवल x2 तो 2x2 माइनस x2 3 माइनस x3 यानी 2 माइनस 3 9 माइनस 4 यानी 5 प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ नया सिस्टम है जहाँ हमने इक्वेशन संख्या 2 और इक्वेशन संख्या 3 से वेरिएबल x1 को एलिमिनेट किया है और इस प्रक्रिया को वास्तव में अभी कंटिन्यू रखेंगे इक्वेशन संख्या 2 और इक्वेशन संख्या 3 से। तो अब इक्वेशन संख्या 2 की सहायता से, इसलिए इक्वेशन संख्या 1 हमने x1 को खत्म करने के लिए लिया है। 2 और 3 से अब हम इक्वेशन संख्या 2 पर विचार करेंगे ताकि x को इक्वेशन संख्या 3 से समाप्त किया जा सके और वह अगला चरण होगा। लेकिन अब अगले चरण पर जाने से पहले आए हम इसे मैट्रिक्स के संदर्भ में देखें कि हम क्या करते हैं। अब हम यह एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस करेंगे ताकि यह रॉ 2 अब रॉ 2 माइनस 2 R1 बन जाएगा। इसलिए 2 टाइम्स इक्वेशंस एक रॉ के 2 टाइम्स हैं और यह R2 तो R2 2 है और n माइनस 2 टाइम्स है यह 1 टाइम्स तो 2 माइनस 2 जो 0 है तो यह वहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ फिर से और हमारे पास एक और ऑपरेशन होगा जो इसके अनुरूप था। तीसरा इक्वेशन से यह एलिमिनेशन हम रॉ 3 माइनस रॉ 1 को सरल करेंगे। तो ये 2 एलिमेंट्री ऑपरेशंस अब हम करेंगे जो कि हमने इक्वेशंस के साथ किया है और उसके पैरेलल। तो हमें ऐसा क्या मिलेगा जब हम यहाँ पहला ऑपरेशन करते हैं R से माइनस से R1 तो R से माइनस 2 टाइम्स R1 इक्वेशन संख्या 1 तो यहाँ हमारे पास 2 माइनस 2 है जो 0 है तो यहाँ 3 माइनस 2 यहाँ 1 है और 1 माइनस 2 है जो यहाँ 1 है और फिर हमारे पास 7 माइनस 8 यानी माइनस 1 होता है और इस जगह पर बस हम रॉ 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ 1 घटा 1 0 तो हमारे पास यह 2 माइनस 1 1 है और फिर 3 माइनस 1 यह यहाँ 2 है और फिर हमारे पास 9 माइनस 4 वह यहाँ 5 है। इसलिए यह वह एलिमेंट्री ऑपरेशंस है जिसे हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस फॉर्म में घटाने के लिए बनाया है। और अब अगला एक, जैसा कि मैंने पहले इक्वेशंस 2 की मदद से कहा था, हम इक्वेशन संख्या 3 से x2 को हटा देंगे। तो हमारे पास यह पहला इक्वेशन है x1 x2 x3 4 के इक्वल है। हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, हम ऐसा नहीं करेंगे, x से माइनस x3 माइनस 1 के इक्वल है और अब हम जो करेंगे वह इस x2 को इक्वेशन संख्या 3 से एलिमिनेट कर देंगे, अर्थात यह इक्वेशन संख्या 3 माइनस इक्वेशन संख्या 2 तो यह 0 हो जाएगा। इसलिए जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कोई x नहीं आएगा, 3x3 और यहाँ यह 6 आएगा। इसलिए हमारे पास अब यह सिस्टम है जहाँ तीसरे से इक्वेशन x1 x2 को दूसरे इक्वेशन से हटा दिया जाता है, यहाँ x1 हटा दिया जाता है और पहला इक्वेशन बरकरार रहता है पहले जैसा। इसलिए फिर से वही ऑपरेशन यहाँ रॉ ऑपरेशन के संदर्भ में हम R3 माइनस R2 की तरह लिखेंगे। अब इक्वेशन संख्या R3 बन जाएगी R3 माइनस R2। इसलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए हमारे पास पहली 2 रॉ हैं क्योंकि यह पहली 2 रॉ होंगी और फिर तीसरी रॉ हमारे यहाँ R3 माइनस R2 होगी। इसलिए हम रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ स्वाभाविक रूप से 0 0 0 यहाँ 1 माइनस 1 0 2 0 माइनस 1 है जो 3 है और 5 माइनस माइनस 1 जो कि 6 होगा। इसलिए हमारे पास इस इक्वेशन के अनुरूप यह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और अब अगला चरण 1 तो हमारे पास यह घटाया गया सिस्टम यहाँ या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और अभी है यह एक चरण है जो हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से शुरू करने के लिए और इस फॉर्म में घटाने के लिए इस गॉस एलिमिनेशन में करना है जिसे हम एशेलॉन फॉर्म कहते हैं। तो यह हम अगले लेक्चर में इस चर्चा को जारी रखेंगे। व्यापक रूप से एशेलॉन फॉर्म क्या है, तो इस मामले में मोटे तौर पर अब हमारे पास है देखने के लिए कि क्या हमें यह एशेलॉन फॉर्म मिला है। इसलिए
हमेशा हमारे पास यह स्ट्रक्चर होगा। एशेलॉन, यह चरण एक स्ट्रक्चर की तरह है। इस एशेलॉन फॉर्म के लिए तो यहाँ नॉन जीरो है, सब कुछ शून्य है, फिर यहाँ भी फिर सब कुछ शून्य और फिर सब कुछ शून्य, और लेफ्ट हैंड साइड पर स्वाभाविक रूप से तो हमारे पास यह एशेलॉन फॉर्म है सिस्टम में। और एक बार जब हम इस एशेलॉन फॉर्म में पहुंच जाते हैं, हम सॉल्यूशन बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले आए इक्वेशन के साथ देखें कि अब सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें। तो सॉल्यूशन अंतिम इक्वेशन से होगा, हम सीधे अपने x3 को लिख सकते हैं। तो x3 6/3 होगा जो कि 2 है, तथा इक्वेशन संख्या 2 से अब हम प्राप्त कर सकते हैं x2 = 2-1 है, और फिर यह x में 3 जोड़ दिया जाएगा जो कि 2 है, तो 1 प्राप्त होगा। और इक्वेशन संख्या 1 से x2 और x3 ज्ञात होने के कारण हम x1 को 4-x2 और -x3 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं जो कि 2 है। तो 4-3 यानी 1 है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जब हमारे पास यह फॉर्म होगा x3 2, x2 1 और x1 1 है। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें केवल थोड़ा हेरफेर करना होगा, जिसे हम गॉस एलिमिनेशन के संदर्भ में कहते हैं। हम इसे बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि है वास्तव में तीसरा चरण। तो पहला चरण इसमें रख रहा था राइट हैंड साइड वेक्टर में आपका मैट्रिक्स, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में दूसरा है इन रॉ ऑपरेशंस को करके इस एशेलॉन फॉर्म को कम करना। गॉस एलिमिनेशन का अंतिम चरण बैक सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है, जहां हमें सिस्टम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए बैक सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ नीचे से शुरू करेंगे 3 के साथ 6 के इक्वल अंतिम इक्वेशन। यह अंतिम इक्वेशन है जो कहता है कि 3x3 6 के इक्वल है। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके अनुरूप हमारे पास वास्तव में लेफ्ट साइड पर दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो यहाँ हमारे पास वास्तव में 3x है जो कि 6 के इक्वल है, जिसका अर्थ है x3 यहाँ 2 है, तब यह x3 ज्ञात होता है। तो इससे हम अब चरण दर चरण आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ इस इक्वेशन से हमें x2 वेरिएबल प्राप्त होंगे, तो x2 -1 होगा और फिर प्लस यह x3 जो 2 है, और फिर हमें 1 मिलेगा। अब हम यहाँ और ऊपर जाएंगे x1, और फिर हमारे पास 4 माइनस हैं x2 घटा x3 -x2 और -x3, और वह यह है कि 1 के इक्वल। तो हमारे पास x1 = 1 है, x2 = 1 है और x3 इक्वल है वो। इसलिए जब हमारे पास इक्वेशन का यह एशेलॉन फॉर्म होता है, तो हमें इस बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ कुछ और पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाना है और हम उन्हें अगले लेक्चर में फिर से एक एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए हमने देखा है कि हमारे पास एक है, हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन है, हमें एक सॉल्यूशन मिल गया है सिस्टम के 1-1-2 के रूप में, और वास्तव में यह सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। हम इक्वेशंस से सीधे सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोई अन्य संभावना नहीं देखते हैं, लेकिन अब हम इसका परिचय देने जा रहे हैं कि इस पहली रॉ में या इस पहले कॉलम में ये संख्याएं पाइवोट एलिमेंट्स तत्व कहलाती हैं। इसे पाइवोट एलिमेंट कहा जाता है, और पाइवोट एलिमेंट हमेशा नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है और इसके नीचे सब कुछ शून्य होना चाहिए। और अब यहाँ जब हम अगली रॉ या अगले कॉलम पर आते हैं, यह संख्या फिर से पाइवोट है, क्योंकि यहाँ सब कुछ शून्य पर और भी शून्य पर छोड़ दिया गया है, और इस सब मैट्रिक्स में भी सब कुछ शून्य है। अगले पर जाते हुए यह भी एक पाइवोट एलिमेंट है, क्योंकि यह नॉन ज़ीरो है और सब कुछ शून्य पर रह गया है, और यहाँ कुछ भी नहीं है क्योंकि यह मैट्रिक्स 3/3 था। इसलिए इन ऐसे एलिमेंट्स को नॉन ज़ीरो पाइवोट एलिमेंट्स कहा जाएगा, क्योंकि वे अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सॉल्यूशन के अस्तित्व के बारे में, सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हमारे पास है, जैसे यहाँ लिखा है पाइवोट की संख्या, तो यहाँ हमारे पास कितने पाइवोट हैं? हमारे पास एक पाइवोट है, हमारे पास दो पाइवोट हैं, हमारे पास तीन पाइवोट हैं। हमारे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, हमारे मैट्रिक्स सिस्टम में तीन पाइवोट हैं। इसलिए यहाँ पाइवोट की संख्या अज्ञात की संख्या के इक्वल है। हमारे यहाँ कितने अज्ञात हैं? 3 अज्ञात x1 x2 x3। तो पाइवोट की यह संख्या अज्ञात की संख्या के इक्वल है।
तो हमारे पास बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन है। यह एक यूनिक सॉल्यूशन का मामला है क्योंकि हमारे पाइवोट की संख्या अज्ञात की संख्या के इक्वल है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं क्योंकि प्रत्येक कॉलम पैरेलल है, प्रत्येक कॉलम एक वेरिएबल के साथ संबंधित है, इसलिए x वाला पहला वाला यह x2 के साथ संबंधित है, यह x3 से संबंधित है क्योंकि अगर आपको याद है तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल b के इक्वल है। यहाँ यह प्रोडक्ट है। इस कॉलम के संदर्भ में यहाँ एक शून्य शून्य को x1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर दूसरे को x2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई किया जाएगा x3 से। तो यह पहला कॉलम x1 के साथ संबंधित हुआ है, यहाँ यह x2 के साथ है, यह x3 के साथ है। इसलिए यदि मेरा मतलब है कि प्रत्येक कॉलम की संख्या है एक पाइवोट, हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसे इस रूप में रख सकते हैं कि यदि प्रत्येक कॉलम में एक पाइवोट है तो उस मामले में सॉल्यूशन होगा एक यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए हर कॉलम में एक पाइवोट होती है और ठीक यही स्थिति है जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसलिए इन पाइवोट पर थोड़ी और खोज करेंगे और यह इस अवधारणा का यहाँ एक बहुत ही बुनियादी परिचय है और हम केवल इस 3/3 मैट्रिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम अगले लेक्चर में इसके बारे में अधिक बात करेंगे। ये पाइवोट और एशेलॉन फॉर्म है। इसलिए अब उदाहरण संख्या 2 पर जा रहे हैं। हमने अब उदाहरण बदल दिया है, तो यह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यह रूप ले रहा है और ऐसा करने से प्राथमिक परिवर्तन जो हमने पहले किया है वही परिवर्तन, क्योंकि मैट्रिक्स में केवल थोड़ा सा परिवर्तन है। फिर से इस तत्व को पहली रॉ से शून्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यह करना होगा कि हमें इस रॉ से 2 टाइम्स रॉ को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यह ठीक यहाँ R2-2R1 और रॉ 1 की मदद से इसे शून्य बनाने के लिए लिखा गया है। हमें केवल रॉ 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए इन दो ऑपरेशंस के साथ हमें यह फॉर्म 1 मिलेगा। फिर हमारे पास 0 0 है जो इस एल्गोरिथम में इक्वेशन संख्या 2 और इक्वेशन संख्या 3 से इस x1 वेरिएबल को एलिमिनेट करने का उद्देश्य था। और अब अगला उद्देश्य यह है कि इक्वेशन संख्या 2 का उपयोग करके हम इक्वेशन संख्या 3 से x2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि R3 अब R3-R से होगा और इसलिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 0 होगा, यह भी 0 होगा और यह यहाँ 6 होगा। तो अब हम क्या देखते हैं, यह पिछले मामले से कुछ अलग है। मैं पिछले इक्वेशन को करीब से देखता हूं कि इस अंतिम इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है। इसलिए 0 टाइम्स x1 0 टाइम्स x2 0 टाइम्स x3 ठीक वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ x2 और 0 टाइम्स x3 है और राइट हैंड साइड 6 है, यानी हमें जो मिल रहा है वह 0 इसके इक्वल है जो हमें पिछले इक्वेशन से मिल रहा है। और यही वह पॉइंट है जहाँ इस एशेलॉन फॉर्म को घटाने करने की यह गॉस एलिमिनेशन तकनीक मदद करती है, क्योंकि यहाँ अब हम देख सकते हैं कि सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि हमने यह देखा था कि हमें 0 नहीं मिलना चाहिए जो कि 6 के इक्वल है। इसलिए इस एशेलॉन फॉर्म को घटा करके हमने यह भी महसूस किया है कि दिया गया सिस्टम कंसिस्टेंस में इनकंसिस्टेंस है। इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं हो सकता है। इसलिए इसे केवल इस एशेलॉन फॉर्म में घटा करके हम देखते हैं कि सॉल्यूशन को ज्ञात है कि सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पिछले इक्वेशन से हमें 0 मिल रहा है जो कि 0-6 के इक्वल है। इसलिए इसे देखकर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है और पाइवोट के संदर्भ में है। हम कहते हैं कि सबसे राइट कॉलम में एक पाइवोट है, क्योंकि अब यह यहाँ पाइवोट है और यह दूसरी रॉ में पाइवोट है, या दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में कोई पाइवोट नहीं है, क्योंकि यह पाइवोट नहीं हो सकता क्योंकि यह 0 एलिमेंट है। पाइवोट को एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस संख्या को देखते हुए यह एक पाइवोट है, इसलिए यह संतुष्ट है कि यहाँ सब कुछ 0 पर छोड़ दिया गया है और नीचे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास यहाँ से सीधे सबसे राइट कॉलम में एक पाइवोट है जो कि वास्तव में इनकंसिस्टेंसी का मामला है या सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि
इस सबसे राइट कॉलम में एक धुरी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस मुख्य मैट्रिक्स में इसमें पाइवोट होना चाहिए। यहाँ इस सबसे राइट कॉलम में नहीं है जो इस राइट हैंड साइड की ओर के वेक्टर बी से मेल खाती है। तो ठीक है, यह कोई सॉल्यूशन नहीं है और इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं और इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम तीसरे उदाहरण पर जाएंगे जो है फिर से थोड़ा बदल गया है यहाँ, लेकिन हम वही ऑपरेशन कर रहे हैं। यह यहाँ से माइनस होकर एक बन गया है और 3 माइनस यह एक ही ऑपरेशन पर है क्योंकि उद्देश्य इक्वेशन संख्या 3 से x1 को एलिमिनेट करना है। इसलिए ऐसा करके हम इसे और फिर आगे फिर से इसे वही ऑपरेशन कहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन से मेरा मतलब है कि हम इस रॉ से इक्वेशन रॉ 3 से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ एक एलिमेंट है तो बस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। R3 माइनस R होगा और इस तरह हमें यह शून्य यहाँ भी शून्य मिलेगा। इसलिए अब यह पिछले मामले से अलग है। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है जो कि शून्य के इक्वल है। हमें अंतिम इक्वेशन मिल रही थी जो पूरी तरह से शून्य है, शून्य के इक्वल है, कोई समस्या नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं कि यहाँ अंतिम कॉलम में पाइवोट हो क्योंकि पाइवोट क्या है, हमारे पास यह एक पाइवोट एलिमेंट्स हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हो जाते हैं और दूर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वेक्टर और मैट्रिसेस की कई प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हुए। तो यहाँ यह एक पाइवोट है और सब कुछ शून्य है और अब राइट साइड आने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह पाइवोट है। देखें यह यहाँ कोई पाइवोट नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड आपके पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसलिए पाइवोट के लिए इसे लेफ्ट साइड यह शून्य होना चाहिए और नीचे भी और लेफ्ट साइड सब कुछ शून्य होना चाहिए। हमारे पास क्या है, तो यहाँ यह पाइवोट एलिमेंट के फॉर्म में है। और अब कॉलम संख्या 3 या रॉ संख्या 3 में जाने पर हमारे पास कोई पाइवोट नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम अंतिम सबसे राइट कॉलम में भी पाइवोट नहीं है। तो इसलिए यह सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इसलिए यह सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन होंगे और वास्तव में इस मामले में जब हम देखते हैं कि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हैं और पाइवोट की यह संख्या वास्तव में अज्ञात की संख्या से कम है, तो इस मामले में हमें केवल 2 पाइवोट मिले और 3 अज्ञात थे। तो यह मामला है जहां हमारे पास असीम रूप से कई सॉल्यूशन हैं क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के मामले में पाइवोट की संख्या अज्ञात की संख्या के इक्वल होगी। इसलिए इस मामले में हमारे पास असीम रूप से कई सॉल्यूशन होंगे और इसके संदर्भ इसे हल करने के लिए फिर से एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण होगा जब हमारे पास असीम रूप से कई सॉल्यूशन का मामला होगा। इसलिए इस कॉलम में एक पाइवोट है, इस कॉलम में एक पाइवोट है, तीसरे कॉलम में पाइवोट नहीं है और जैसा कि मैंने कहा कि हम इसे x1 के अनुरूप कहते हैं, यह x2 के अनुरूप है और यह x3 के अनुरूप है। इसलिए चूंकि यह x3 के अनुरूप है, इसलिए कॉलम में कोई पाइवोट नहीं है। हम कहते हैं कि यह x3 एक मुक्त वेरिएबल है क्योंकि इस x3 के अनुरूप कॉलम में कोई पाइवोट नहीं है और हम इसे एक मुक्त वेरिएबल कहते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। इसलिए यह ठीक वही पॉइंट है जहां हम असीम रूप से कई सॉल्यूशन की चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं और चूंकि यह मुक्त वेरिएबल है, इसलिए हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी चुन सकते हैं और इसलिए अब हम ऐसा करेंगे। यहाँ पाइवोट की संख्या अज्ञात की संख्या के इक्वल से कम है क्योंकि वहाँ 2 पाइवोट है और 3 अज्ञात हैं और मुक्त चर की संख्या ठीक लेफ्ट साइड होगी क्योंकि यह यहाँ पर अधिकृत कर लिया गया है। हमारे पास पाइवोट है, x2 में एक पाइवोट है लेकिन x3 में एक पाइवोट नहीं है, इसलिए यह मुक्त वेरिएबल है। इसलिए मुक्त वेरिएबल्स की संख्या n-r होगी। तो n यहाँ इस मुख्य मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या है, यह अज्ञात और माइनस की संख्या यह r है जो कि पाइवोट की संख्या है जिसे हम इस पिवोट्स की संख्या का नाम देते हैं। तो अब हमारे पास हमारा सिस्टम है जो इस रूप में घट गई है और जहां x3 को हमने मुक्त वेरिएबल के फॉर्म में डिनोट किया गया है और फिर हम इस x3 को चुन सकते हैं। कुछ अल्फ़ा एक रियल नंबर है और फिर एक बार जब हमारे पास x3 हो जाते हैं तो इक्वेशन संख्या 2 से हम x प्राप्त करेंगे क्योंकि ये अब डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसलिए x से -1 और +1 होगा। तो प्लस
प्लस अल्फ़ा माइनस 1 और प्लस यह x3 है जो कि अल्फ़ा है, तो माइनस 1 प्लस अल्फ़ा जो कि x2 है, और हमारे पास इस इक्वेशन संख्या से एक बार फिर से x1 है 5 माइनस 2 अल्फ़ा, इसलिए जिसे हम इस रूप में लिख सकते हैं x1 x2 x3 प्रत्येक कॉम्पोनेंट्स से सभी कांस्टेंट, इसलिए x1 में 5 कांस्टेंट हैं और इस अल्फ़ा के साथ यह माइनस 2, तो यहाँ हमारे पास माइनस 1 है और फिर अल्फ़ा के साथ हमारे पास 1 है और वहाँ से x3 इक्वेशन हमारे पास एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है और यह अल्फ़ा इसके साथ है। तो यह है x का ये सॉल्यूशन शून्य के इक्वल है और यह नल स्पेस है जिसे हम नल स्पेस कहेंगे, और इस पर अधिक चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन इसे x का शून्य के इक्वल है और एक बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर यहाँ हम देखते हैं जब हमने इस सॉल्यूशन को यहाँ लिखा है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक बिना अल्फ़ा के और दूसरा अल्फ़ा के साथ है, और यहाँ इस भाग को माइनस ए कर दिया गया है। यह बिल्कुल संतुष्ट है, x इक्वल है शून्य के, और अगर यह संतुष्ट करता है तो x शून्य के इक्वल है, इसलिए अल्फ़ा टाइम्स यह भी संतुष्ट करता है कि x शून्य के अल्फ़ा है क्योंकि प्रत्येक अल्फ़ा सिर्फ एक कांस्टेंट है, तथा अगर x संतुष्ट करता है तो यह x शून्य के इक्वल है, x अल्फ़ा x भी संतुष्ट करेगा, x शून्य के इक्वल है, और यह सॉल्यूशन इस x के सॉल्यूशन शून्य के इक्वल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। प्रत्येक अल्फ़ा अल्फ़ा के लिए आप एक लेते हैं और आप दो लेते हैं, आप 1.5 को कुछ भी लेते हैं ताकि ठीक x1 का सॉल्यूशन शून्य के इक्वल हो, और बाद में हम इस पर आएंगे। इसे नल स्पेस कहा जाता है, इसलिए नल स्पेस और कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे x के सभी सॉल्यूशन शून्य के बराबर हैं, उन्हें एक साथ नल स्पेस कहा जाएगा। यहाँ यह कांस्टेंट भाग बिना अल्फ़ा के यह दिए गए सिस्टम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, x शून्य के इक्वल है, क्षमा करें, x इक्वल b है, इसलिए यह 5 माइनस 1 शून्य हमारे इक्वेशंस को संतुष्ट करेगा, और यह माइनस 1 से 1 या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर यह संतुष्ट करेगा। यह x कुल्हाड़ी शून्य के इक्वल है। वह होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे दिए गए सिस्टम के अनुरूप है, इसलिए होमोजीनियस सिस्टम का अर्थ है राइट हैंड साइड पर हमने इसे शून्य पर सेट किया है, इसलिए यह एक बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमारे पास यह होगा कि हमारे x का हम x भी लिख सकते हैं, इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए गए सिस्टम का यह प्लस होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन जब हम राइट हैंड साइड पर शून्य पर सेट करते हैं, और कोई भी आसानी से जांच सकता है कि यह 2 माइनस 2 1 1 वास्तव में संतुष्ट है जब हमारे पास यह होमोजीनियस सिस्टम है जिसका अर्थ है राइट हैंड साइड पर शून्य। तो यहाँ यह माइनस एक बार शून्य से एक और एक बार यह शून्य के इक्वल है, तो यह संतुष्ट करता है। हम इन तीनों इक्वेशन के इस भाग और किसी भी संख्या को भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पर यह शून्य है, तो यह भाग बिल्कुल x का सॉल्यूशन शून्य के अनुरूप इक्वल है और इसे x के इक्वल भी इक्वेशन है। तो यहाँ यह भाग x के अनुरूप शून्य के इक्वल है और यह एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो इसे x को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, जो भी इक्वेशन के इक्वल है। इसलिए इस पर और अधिक बात करना हम अपने अगले लेक्चर में जारी रखेंगे। इसलिए हमने इस गॉस तकनीक का एक बहुत ही बुनियादी परिचय देखा है, और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण यह एशेलॉन फॉर्म जिसे हमने कम से कम इस 3 से 3 सिस्टम के लिए देखा है, और इस एशेलॉन फॉर्म के आधार पर हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर सकते हैं या सॉल्यूशन की इनकंसिस्टेंसी। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन के इन सभी मामलों में असीम रूप से कई सॉल्यूशन इस एशेलॉन फॉर्म की मदद से चर्चा की जा सकती है। तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग लेक्चर तैयार करने के लिए किया जाता है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।